हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यूरोप की लोकेशन। आपकी स्क्रीन पर वर्ल्ड का एक मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में एक ब्लैक सर्कल है। इस ब्लैक सर्कल में यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। जी हाँ, यूरोप एक कंट्री नहीं है, बल्कि यह एक कॉन्टिनेंट है। इसमें बहुत सी कंट्रीज़ हैं। अब इस मैप के राइट साइड में देखिए, एक और मैप दिखाई दे रहा होगा। यह मैप है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। इस कॉन्टिनेंट में बहुत सी कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ग्रीस एट्सेट्रा। तो इन सब कंट्रीज़ को मिलाकर यूरोपियन कॉन्टिनेंट बना हुआ है। यूरोप के इस करंट मैप में जो कंट्रीज़ के एरियाज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। कुछ कंट्रीज़ के तो नेम भी चेंज हो चुके हैं। तो यह मैप किस तरह से बना, किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ की जोग्राफिकल टेरिटरीज़ डिफ़ाइन की गई, इनकी क्या हिस्ट्री है, किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, इसी टॉपिक को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम यूरोप की मेन 4 कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला आएगा फ्रांस का यूनिफिकेशन। उसके बाद हम इटली के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम ऑटोमन एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से यह मैप यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ के फॉर्मेशन पर उनके यूनिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपको देता है। जो बच्चे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पेज 1। हिस्ट्री का आपका चैप्टर इस पेंटिंग से स्टार्ट होता है। यह पेंटिंग 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू ने बनाई थी, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने इस पेंटिंग को 4 सीरीज़ में बनाया था। उस 4 सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। इस पेंटिंग के थ्रू उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि अब वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्रीज़ में चेंज होने जा रही हैं। एक्चुअली पहले यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। मोनार्क एब्सोल्यूट पावर को यूज़ करते थे, मींस अनकंट्रोल्ड पावर को यूज़ करते थे। उनकी इस पावर पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। उनके पास एक मिलिट्री होती थी, जिसके बेस पर वह कॉमन पीपल को रिप्रेस करते थे, उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश किया करते थे। सभी टैक्सेस कॉमन पीपल को देने पड़ते थे, जबकि सभी प्रिविलेजेस यह अपर क्लास लोग एंजॉय करते थे। मोस्टली यूरोप की सभी कंट्रीज़ में इस तरह की सिचुएशन थी। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में डिफरेंट स्टेट हुआ करते थे। एवरी स्टेट की अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी करेंसी, यहाँ तक कि मेजरिंग यूनिट भी, मतलब नापने की यूनिट भी डिफरेंट हुआ करती थी। इससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी बहुत दिक्कत आती थी। इन स्टेट की कोई स्पेसिफाइड जोग्राफिकल टेरिटरी भी नहीं हुआ करती थी। इसको हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया की एक जोग्राफिकल टेरिटरी डिफाइन की हुई है, जिसे हम इंडिया के मैप में देखते हैं। इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन हम लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी है। वो क्या है कि हम सब इंडियन हैं। हमारा एक कॉमन फ्लैग है, एक कॉमन नेशनल एंथम है,
लेकिन यूरोप की इन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता था। एवरी स्टेट का अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना फ्लैग, अपनी करेंसी, अपनी मेजरिंग यूनिट हुआ करती थी। 19th सेंचुरी में यूरोप के कॉमन पीपल में नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज होने लगी। यह फीलिंग अपने आप ही क्रिएट नहीं हुई। इस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए वहाँ के आर्टिस्ट, फिलोसफर्स, नेशनल लीडर्स ने बहुत से मूवमेंट एंड स्ट्रगल किए, जिसकी वजह से लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो गई और इस फीलिंग ने वहाँ के कॉमन पीपल के पॉलिटिकल एंड मेंटल थॉट्स को ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब यूरोप के कॉमन पीपल एक नेशन स्टेट की डिमांड करने लगे। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिसमें सभी लोगों की कॉमन आइडेंटिटी होती है। एक स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया में वो लोग रहते हैं और उनका कॉमन हिस्ट्री और कल्चर होता है। तो इस तरीके के मॉडर्न स्टेट को बनाने की वह डिमांड करने लगे और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ जो पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थी, नेशन स्टेट में चेंज हो गई। फ्रेडरिक सोर्यू ने इसी फीलिंग को अपनी पेंटिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इस पेंटिंग में आपको एक फिगर दिखाई दे रही है। यह फिगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। फ्रेडरिक ने लिबर्टी मतलब फ्रीडम को पर्सोनिफाई किया है और उनको एक फीमेल फिगर दी है। इस फिगर में उनके हाथ में एक टॉर्च है जो एनलाइटमेंट को सिंबलाइज कर रही है। एनलाइटमेंट मीन्स नॉलेज को सिंबलाइज कर रही है। इनके दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट है, मतलब एक बिल ऑफ राइट है या एक घोषणा पत्र है जिसमें कॉमन पीपल के राइट्स लिखे हुए हैं। इस स्टैचू के चारों तरफ आपको लोगों की एक लाइन दिखाई दे रही है। इस लाइन में अमेरिकन एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट की डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं। इनकी पहचान इनके फ्लैग और कॉस्ट्यूम से की जा सकती है। इस लाइन को लीड करने के लिए सबसे आगे हैं अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड, जिन्होंने इस स्टैचू को क्रॉस कर लिया है जो एक फ्लैग से शो हो रहा है। इट मीन्स अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड को लिबर्टी मिल चुकी है और वह नेशन स्टेट में चेंज हो गए हैं। इस स्टैचू के सबसे पास में अब दिखाई दे रहा है फ्रांस का ट्राइकलर फ्लैग। इट मीन्स अब इन दोनों के बाद फ्रांस को लिबर्टी मिलने वाली है। फ्रांस के बाद जो फ्लैग दिखाई दे रहा है वह है जर्मनी का। जर्मनी के बाद 2 सिसिलीज़ है। इसके बाद जो कंट्री है वह लैम्बार्डे है। लैम्बार्डे के बाद पोलैंड है। पोलैंड के बाद इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बाद आयरलैंड है और उसके बाद हंगरी और रशिया का मैप दिखाई दे रहा है। इस तरह से पेंटर ने इस पेंटिंग के थ्रू यह समझाने की कोशिश की है कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ अब डेमोक्रेटिक होना चाहती हैं, जिसमें कॉमन पीपल की गवर्नमेंट हो। कॉमन पीपल को प्लेबिसाइट जैसे फंडामेंटल राइट्स मिल सकें। क्या होता है प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट में कॉमन पीपल को किसी भी प्रपोजल को सेलेक्ट या रिजेक्ट करने का राइट दिया जाता है। तो इसका मतलब है सारी पावर अब मोनार्क के हाथ में ना रहकर कॉमन पीपल के हाथ में आ जाए। तो इस तरीके की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं। देखा फ्रेडरिक सोर्यू ने अपनी इस पेंटिंग के थ्रू यह समझाने की कोशिश की है कि वर्ल्ड की एवरी कंट्री मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनना चाहती हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। इन कंट्रीज़ में हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रांस की, उसके बाद इटली की, इटली के बाद हम बात करेंगे जर्मनी की और फिर हम बात करेंगे ब्रिटेन की।
और हम देखेंगे किस तरह से इन कंट्रीज़ में यूनिफिकेशन हुआ, न्यू गवर्नमेंट आई और ये चेंजेस कौन लेकर आया, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी पढ़ाया, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये पेंटिंग किसने ड्रॉ की थी, कौन से ईयर में ड्रॉ की गई थी, इस पेंटिंग का नेम क्या है, और कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैंने यूज़ किए हैं। इसमें सबसे पहला है एब्सोल्यूटिज्म। इट मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज़ uncontrolled power to exercise. In history, this term is used for monarchical government that was centralized, militarized and repressive. Next है यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ परफेक्ट सोसाइटी वेयर एवरीवन वर्क्स so well that is not actually exist. It means यूटोपिया हम उस इमेजिनरी वर्ल्ड को कहते हैं जिसमें सब कुछ बहुत परफेक्टली होता है और एक्चुअल लाइफ में इस तरीके की ऐसा कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट आता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लॉयल्टी एंड डिवोशन towards a nation. Fourth है nation state. Nation state is one where the great majority are conscious of a common identity and share of same culture and history. Next है plebiscite. Plebiscite means a direct vote by all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. तो ये थे अब तक के इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। इन वर्ड्स की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रांस को। Thank you so much.